हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन बाय जेपी सर। मैं आज आपको व्याकरण में वर्णमाला बताने जा रहा हूं। अक्सर देखा जाता है कि वर्णमाला और वर्ण को पढ़ते समय बहुत लोग गलतियां करते हैं, कंफ्यूजन में पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आप सबका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है और इसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात को ख्याल कीजिएगा, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। और मेरा ये दावा है कि आज के इस वीडियो को देखकर आपका यह वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सब डाउट क्लियर हो जाएगा और सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आइए शुरू करते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये वर्णमाला है। वर्णमाला में सबसे पहले हम वर्ण पढ़ते हैं। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है और इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को ही क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। इसका हम खंड और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण, जहां तक स्वर वर्ण की बात है, यह स्वतंत्र होता है। इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है ना जी। वही स्वर वर्ण होता है हमारा। जैसे अ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है, ये सब हमारे स्वर वर्ण हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं इनकी संख्या 11 होती है। अब आप कहिएगा कि तो हम तो 13 पढ़े हुए हैं, तो कंफ्यूजन नहीं लेना है। परीक्षा में जब भी पूछा जाए कि स्वर वर्ण कितने होते हैं तो आपको 11 ही बताना है और जो 2 बच जाते हैं ना वह अयोग्य वाह होते हैं। देखिए जैसे यहां पर देख लीजिए, ओ आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, ये 11 होते हैं। जो अंग और अ होता है यह अयोग्य वाह कहलाते हैं। अगर इनको मिला दिया जाता है तब ये 13 हो जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। बस यही याद रखना है, ठीक है जी। स्वर वर्ण जो होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, मतलब जिसके उच्चारण में कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर होता है। जैसे हमारा क्या है? अ है, ई है, ऊ है, ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर का मतलब, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, ढेर होता है, यानी जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ऐ, ओ, ये सब हमारे दीर्घ स्वर हैं। और प्लुत स्वर का मतलब कि इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ओम, खींच कर बोल रहे हैं, जैसे राम। और एक चीज और कभी कभी सुनने को मिल जाता है, सुपर से भी ऊपर, तो ऊपर तान कर बोल रहे हैं। तो इस तरह के जो स्वर होते हैं वह क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया है? तो अगर समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए दूसरा जो भाग है व्यंजन वर्ण है। जहां तक व्यंजन वर्ण की बात है, इसका उच्चारण जो होता है ना वह स्वर वर्ण की सहायता से होता है। इसमें स्वर वर्ण आते हैं तभी व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क से लेके अंग, प से लेके म तक, यर लव, श स ह छत्र ज्ञ स्र, ये सभी क्या हैं? ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। अब इसमें जो ये क से लेके जो म तक होता है, 5, 10, 15, 20, 25, ये जो 25 होते हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई जी। इस 25 में 2 तरह के वर्ण आते हैं। एक होता है अघोष वर्ण और एक होता है सघोष या घोष वर्ण होता है। अघोष वर्ण क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है उसको अघोष वर्ण कहते हैं जी।
और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा इसको क्या कहेंगे? सघोष वर्ण या घोष वर्ण कहेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा? यहां तक अगर समझ में आ गया है तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इस तरह की मजेदार बातें आपको सीखने को मिले। चलिए, तो ये अघोष वर्ण और घोष वर्ण हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा? यहां देखिए, यह जो होता है य, र, ल, व, इनको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और जो श है, दंत स है, ह है, इनको हम संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण यह अंदर से निकलते हैं, इनके उच्चारण में कहीं रुकावट नहीं होता है। य, र, ल, व सीधा ये अंदर से निकल रहे हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनके उच्चारण में हमको संघर्ष यानी ये घर्षण करके निकलते हैं, जैसे श, ये घर्षण करके, दंत स, ह, ये घर्षण करके निकल रहे हैं, ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा बोलने में यहाँ पर हाथ रखिएगा ना तो गर्म हवा निकलते हुआ महसूस होगा, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहते हैं जी। छत्र, ज्ञस्त्र ये संयुक्त व्यंजन हैं। चार क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि जो छ होता है ना वह क और श, क में हलंत है, यह श है। त्र जो है त और र से मिलकर बना हुआ है। ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बना हुआ है। स जो है स और र से मिलकर बना हुआ है। दो वर्ण इसमें आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं। एक चीज और मैं यहां बता दूं, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो ये पांचवा वर्ण होता है, इनको अनुनासिक कहते हैं जी, अनुनासिक कहते हैं। यानी इनका उच्चारण जो नाक के सहायता से थोड़ा सा होता है, जैसे अंग, ञ, यहाँ पर अ, न, म, अनुनासिक ये कहलाते हैं। यहां तक समझ में आ गया है? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है उच्चारण स्थान हम देखेंगे अब, तो उच्चारण स्थान के बारे में आइए हम जानते हैं। जैसे यहां पर है क, ख, ग, घ, अंग, इसका उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का उच्चारण, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पहले इनका जानते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो पहले तो इनको याद रखने के लिए क, च, ट, त, प, अगर इस तरह नहीं याद होता है तो हम इसको याद रखेंगे कचुटता प्यार, कचुटता प्यार जी, इससे इस तरह हम याद रखेंगे कचुटता प्यार। यानी क से क वर्ग, चो मतलब च वर्ग, ट से ट वर्ग, ता से त वर्ग और प्यार में प से प वर्ग। अब इनका जो उच्चारण स्थान है उनको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक क्या है? KTM 2, KTM 2। इसका मतलब क्या हुआ? के से कंठ हो जाएगा, टी से तालु हो जाएगा, एम से मूर्धा हो जाएगा, डी से दंत हो जाएगा, ओ से ओष्ठ हो जाएगा। KTM 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? KTM मतलब कंठ, यानी पहला जो ये क वर्ग है इसका उच्चारण कंठ से होता है। दूसरा का जो च वर्ग है टी, KTM में टी, यानी टी का मतलब क्या होता है? तालु। तो इनका उच्चारण किससे हो जाएगा? च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। ट, ठ, ड, ढ, अ, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। एम का मतलब मूर्धा, तो इनका उच्चारण किससे होगा? मूर्धा से होगा। और त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण किससे होगा जी? तो इनका उच्चारण दंत से होगा। और प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण किससे होगा? तो इनका उच्चारण ओष्ठ से होगा। यानी हमारा जो ट्रिक है वह हो जाएगा KTM 2। इस तरह याद रखेंगे। के का मतलब कंठ, तो ये कंठ से हो जाएंगे। टी का मतलब तालु, तो च वर्ग तालु से इनका उच्चारण होता है। एम का मतलब मूर्धा, मतलब ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा स्थान है। और डी का मतलब दंत, यानी प वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। और ओ का मतलब ओष्ठ, यानी प वर्ग का उच्चारण स्थान होठ है। अब इनके अलावा कुछ जो व्यंजन बच जाते हैं उनका उच्चारण स्थान
याद रखा जाता है ना। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, कंठ में और कौन 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 आ जाएंगे, जैसे कि ओ है, आ है, ह, विसर्ग, इनका भी उच्चारण स्थान कंठ से ही होता है। ई, य, श, य, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह तालु से होता है जी। और री है, र है, श है, अढ़, 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 इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो एम से क्या होता है, मूर्धा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। यहां पर देख लीजिए, अढ़ और अढ़ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो गुण होते हैं, अढ़ और अढ़ में दो गुण होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं जी। और दंत में आते हैं, दंत में तो श, स और ल, स और ल, इनका उच्चारण स्थान भी क्या है, दंत है। और ऊ दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये हम इनको याद रखेंगे। इनके अलावा यहां पर देख लीजिए, ए है, आय है, तो इनके उच्चारण दो इसमें आते हैं, एक होता है कंठ और दूसरा होता है तालु, यानी कंठ और तालव्य, कंठ और तालु से इनका उच्चारण स्थान होता है। ओ और औ, इसमें कंठ और ओष्ठ आता है, इसलिए इसको कंठोष्टोम कहते हैं। ओ और औ, कंठ और ओष्ठ, होठ, दोनों से इनका उच्चारण स्थान होता है। वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ, ये दोनों मिलकर किसका उच्चारण करते हैं, तो वह का उच्चारण स्थान, वह का उच्चारण करते हैं जी। छ का जो है ये कंठ और मूर्धन्य, ये दोनों मिलकर छ का उच्चारण करते हैं। और त्र का जो उच्चारण स्थान है दंत और मूर्धन्य, ये दोनों मिलकर त्र का उच्चारण करते हैं। इसको हमको क्या करना है, याद रखना है जी, इसको याद रखना है। एक चीज और आपको हम बता दें, एक पूछता है अल्प प्राण और महाप्राण, ऐसे सवाल पूछ देता है कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, या कोई अक्षर दे देगा, जैसे कहेगा कि ग बताइए अल्प प्राण है कि महाप्राण है, ये ग अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो अगर हम जानेंगे तभी ना बताएंगे जी। तो आइए हम उसको बताते हैं। देखिए, जिसके उच्चारण में कम वायु निकलती है उसको हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिसके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उसको महाप्राण कहते हैं। उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, इसको हम क्या कहेंगे, तो इनको हम महाप्राण कहेंगे। समझ में आ गया होगा? तो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।